मॉर्निंग, मेरी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग। यस मैम। ओके। तो बेसिकली आज हम मेडिकल टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगी। ठीक है, फिर हम इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बेसिकली सिलेबस में मेंशन्ड है वो आपके पास 3 टेक्निक्स हैं। ठीक है, एक है पीईटी, एक है पीईटी टेक्निक, दूसरी है एमआरआई और एक है हमारे पास सीटी स्कैन। ठीक है, तो मैं बेसिकली जो आज हमारे पास जो पीडीएफ लाई हूँ, ठीक है, वो है सीटी स्कैन की। इसके अलावा मैं आपको एमआरआई और पीईटी के बारे में भी बता दूंगी। ठीक है, जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है और जहाँ से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा आपको समराइज वे में बताऊंगी, जिसको आप देखो, अगर पूरी टेक्निक आपने समझनी है तो उसको हमें बहुत टाइम चाहिए, और एक टेक्निक को समझने के लिए हमें पूरी एक क्लास चाहिए ढंग से। ठीक है, तो इसमें हम वो करेंगे जहाँ से आपके क्वेश्चन हो जाए। क्लियर है सबको? ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं आपके पास सीटी स्कैन की, फिर मैं एमआरआई की बात करूंगी। ठीक है, और मैं फिर पेट की बात करूंगी। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास सीटी स्कैन। सीटी स्कैन की जो फुल फॉर्म होती है वो आप सभी को पता होगी। ठीक है, सीटी सी स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड या कंप्यूटेड भी बोल सकते हो, कंप्यूटेड, और टी स्टैंड फॉर टोमोग्राफी। ठीक है, या फिर इसको क्या बोलते हैं, जो सीटी स्कैन है उसको कैट भी बोला जाता है। ठीक है, सीटी स्कैन इज ऑल्सो नोन एज अ कैट। ठीक है, कैट स्टैंड फॉर, कैट की फुल फॉर्म लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ये आपके पास सिटी की है। ठीक है, कैट स्टैंड फॉर कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ठीक है, अब देखो बेसिकली जब मैं बात करूंगी आपके पास सिटी स्कैन की, तो उसका आपको पता है सिटी स्कैन किस लिए किया जाता है। अगर आपने किसी भी जो आपके पास जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी जब आपने 3D इमेज देखनी हो, ठीक है, इससे पहले किसका यूज किया जाता था? जनरली पहले एक्सरे का यूज किया जाता था। जो आपके पास एक्सरेज हैं, ठीक है, एक्सरे में आपके पास सिर्फ आप 2 डायमेंशनल इमेज ही देख पाते हो। ठीक है, तो ये इसकी क्या थी, डिसएडवांटेज थी, और इमेज क्लैरिटी नहीं होती थी, इसलिए हम किसका यूज करते हैं प्रेजेंट? सिटी स्कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो सिटी स्कैन हमें 3 डायमेंशनल इमेज देता है। ठीक है, तो बेसिकली जो इसका कोर आइडिया रहेगा, ठीक है, वो रहेगा, जो आपके पास सिटी स्कैन है उसमें किसका यूज किया जाता है? उसमें यूज किया जाता है एक्सरे का। ठीक है, और वो जो एक्सरे है वो क्या बताता है? वो टिश्यू की डेंसिटी बताता है। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास सिटी यूजेस, इसमें किसका यूज किया जाता है? एक्सरे, टू शो, किसको शो करने के लिए? टू शो टिश्यू डेंसिटी। टिश्यू डेंसिटी। ठीक है, अब देखो जो आपके पास जितने भी आपके बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो आपके पास, आपको पता है टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल होती है। तो उस हर जो आपके पास ऑर्गन है उसका जो टिश्यू है उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक डेंसिटी प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको हेमरेज हो गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा? जो टिश्यू डेंसिटी है, या ब्लड क्लॉट बन गया, तो उस केस में क्या होगा? जो टिश्यू डेंसिटी है वो वेरी कर जाएगी। ठीक है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिटी स्कैन। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा कि उसको, उसका एक्सीडेंट हो गया था, ठीक है, तो उसको हेमरेज हो गया, तो उसका सीटी स्कैन हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली वो क्या बताएगा आपको? टिश्यू डेंसिटी के बारे में बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम जो यूज कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं आपके पास सिटी स्कैन का? क्योंकि जो सिटी स्कैन है वो क्रिएट करता है आपके पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। ठीक है, तो बेसिकली जो सिटी स्कैन है वो क्या क्रिएट करता है? ये क्रिएट करेगा क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। ठीक है, और जो इमेजेस होंगी वो कैसी होंगी? स्लाइस में होंगी। ठीक है, ऐसे डिफरेंट इमेजेस बनेंगी। जैसे ब्रेन है तो ब्रेन के सभी पार्ट्स कैसे
अलग अलग आपके पास क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बात करती हूँ आपके पास इसकी वर्किंग की। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा हाउ सिटी वर्क। ठीक है, हाउ सिटी वर्क कैसे ये काम करता है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास क्या होता है, जो एक्सरे होती है। ठीक है, जो एक्सरेज होंगे वो पास करेंगे बॉडी से, एक्सरेज पास थ्रू बॉडी। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेंस टिश्यू होगा, ठीक है, मान लो कोई भी एरिया है वो अफेक्टेड है। ठीक है, वहां पे जो डेंस टिश्यू होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब्ड मोर रेस। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे किसका यूज किया जाता है, एक्सरे का यूज किया जाता है। और जो आपके पास डेंस टिश्यू होता है, मतलब ऐसा टिश्यू जिसमें कोई डैमेज हुई हो, कोई ब्लड क्लॉट हो गया हो, या फिर मटेरियल ब्लॉक हो गया हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, हमें पता लग जाएगा, क्योंकि वो जो टिश्यू होगा उसकी डेंसिटी में वेरिएबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, जो एक्सरेज हम बॉडी से पास करवाएंगे वो क्या करेगा, ज्यादा एक्सरेज को एब्सॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिसकी वजह से, और इन्हीं का यूज करके हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर है उसके हेल्प से रिकंस्ट्रक्ट करवाएंगे इमेजेस को। ठीक है, तो ये रिकंस्ट्रक्ट कर देगा किसको, इमेजेस को। क्लियर है, मेरी बात समझ आई। ठीक है, नहीं, लास्ट का बता दो फिर से, रिकंस्ट्रक्ट वाला। देखो मैंने सिंपली आपके पास बोला कि किसी को अगर एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, हेमरेज है, कैसा भी कोई चीज हुई है, तो उस केस में क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो पर्सन है उसको सीटी स्कैन की मशीन में, ठीक है, उसमें मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप उसमें हम सीटी स्कैन की मशीन का आप इमेज देखोगे, या आपने देखी भी होगी। तो वहां पे क्या होता है, बेसिकली जो पेशेंट टेबल है, पेशेंट को उसके टेबल पे लेटा देंगे, सीटी स्कैन की मशीन में चला जाएगा। अब उसके बाद जो सीटी स्कैन की मशीन है वो कुछ ऐसे वर्क करती है कि जो एक्सरेज होंगी उसको बॉडी से पास करेंगे। अब जहाँ पे आपके पास कोई भी टिश्यू, हर टिश्यू की अलग अलग डेंसिटी होती है। अब जो टिश्यू डैमेज होगा वो क्या करेगा, मोर एक्सरेज को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, अब जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे एक इमेज फॉर्म हो जाएगी। उस इमेज को, मतलब जो इमेज होगी वो 3 डायमेंशन में होगी और अलग अलग स्लाइसेस में होगी। ठीक है, मतलब हर सेक्शन की, हर क्रॉस सेक्शन की इमेज हमें मिलेगी। जैसे ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन की सभी साइड्स की, ठीक है, सभी क्रॉस सेक्शन की हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। ठीक है, किसकी कहाँ पे इमेज फॉर्म होगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको इमेज फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देती हूँ आपके पास, हाउ डेंस इज दिस टिश्यू। ठीक है, अब जो आपके पास टिश्यू डेंसिटी है, ठीक है, सिंपल मैं यहाँ पे टिश्यू डेंसिटी लिख देती हूँ। अब देखो जो टिश्यू डेंसिटी है वो वेरी करेगी। ठीक है, इसके लिए एक आपके पास स्केल होती है, उसको हम बोलते हैं अर्न्सफील्ड स्केल, अर्न्सफील्ड स्केल। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं HU से। ठीक है, अब ये जो अर्न्सफील्ड स्केल है वो बेसिकली आपके पास क्या बताती है, डेंसिटी बताएगी। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये स्केल है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास सेंटर में क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे 0 स्केल के, और इस साइड पे क्या होगी, नेगेटिव टर्म्स होंगे। ठीक है, और इस साइड पे पॉजिटिव टर्म्स। ठीक है, अब देखो जो एयर की डेंसिटी होती है, हमारी बॉडी में जो एयर होती है उसकी डेंसिटी होती है -1000। ठीक है, जो फैट होता है, फैट टिश्यू होता है, उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है -100। ठीक है, जो वाटर होता है उसकी डेंसिटी होती है आपके पास 0। ठीक है, जो सिंपल फ्लूइड होता है, ठीक है, हमारी बॉडी में जो आपके पास सिंपल फ्लूइड होता है उसकी डेंसिटी होती है -10 to 20। ठीक है, -10 to +20 तक। ठीक है, और जो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू होगा, हमारी बॉडी में जितने भी सॉफ्ट टिश्यू हैं, ठीक है, जैसे ब्रेन हो गया, तो उनकी जो डेंसिटी होती है वो होती है नॉर्मल डेंसिटी 30 to 45 HU। ठीक है, अर्न्सफील्ड स्केल तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, तो मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर रही हूँ यूनिट को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैं आपके पास मेंशन कर रही हूँ, अगर
एक्यूट ब्लड है। एक्यूट ब्लड का मतलब क्या हो गया, जब ब्लड क्लॉटिंग हो गई, ठीक है, अगर ब्लड क्लॉटिंग हुई है तो उस केस में जो डेंसिटी होगी वो होगी 60 to 90, ठीक है। तो देखो अगर यहाँ पे 60 to 90 यहाँ पे अगर क्लॉट बन रहा है, ठीक है, कहीं पे भी जो सॉफ्ट टिश्यू है, कहीं पे भी जो आपके पास ऑर्गन है उसमें क्या हो गया, क्लॉटिंग हो गई है, तो उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उतनी एक्सरे ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके हम जो रेज हैं उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, उसकी इमेज को कंस्ट्रक्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सा ऑर्गन में फंक्शनिंग हुई है, जो टिश्यू डेंसिटी है वो नॉर्मल है, ये वेरी कर रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉर्टिकल बोन्स है, ठीक है, तो जो कॉर्टिकल बोन होती हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो आपके पास अराउंड 1000 होती है, इससे ज्यादा सॉरी कम, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास बेसिकली, तो आपके पास जैसे यहाँ पे एक और चीज लिख देती हूँ मैं, आयोडीनाइज्ड कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। अब देखो जब हम सीटी स्कैन को बेसिकली यहाँ पे हमें क्या बताएगा, वो डेंसिटी बताएगा, तो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टिश्यू का पता लगा सकते हैं कि वो नॉर्मली फंक्शनिंग कर रहा है या फिर उसमें कोई ग्रेडियंट डिफरेंस आ चुका है, समझ आ गया। इसके बाद मैं लिख देती हूँ सीटी स्कैन यूजेस, ठीक है। तो कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, इसको यूज किया जाता है बेस्ट फॉर अगर कहीं पे ब्रोकन बोन है उसका पता लगाने के लिए, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन में अगर कहीं पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ब्रेन में ब्लीडिंग हो रही है उसका पता लगाने के लिए, अगर ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ठीक है, तो उस केस में भी हम इसका पता लगा सकते हैं, सीटी स्कैन का यूज करेंगे, ठीक है। कोई लंग डिजीज है उसमें भी हम सीटी स्कैन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी इमरजेंसी ट्रॉमा है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको सीटी स्कैन करते हैं, ठीक है, तो उसमें किसका यूज किया जाता है, सीटी स्कैन का यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, आपको पता है हर कोई भी चीज है तो उसके एडवांटेजेस भी होती हैं और लिमिटेशंस भी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूजेस हैं, यहाँ पे मैं लिमिटेशन की बात कर रही हूँ, तो लिमिटेशन में इसमें क्या किया जाता है, रेडिएशन यूज की जाती है, तो ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, ठीक है। और जो आपके पास सॉफ्ट होता है, ठीक है, पूरा सॉफ्ट डिटेल बताता है, ये जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यू होता है उसकी पुअर और सॉफ्ट डिटेल बताता है, ठीक है। आपके पास इमेज तो आएगी, ठीक है, बट ज्यादा उसमें क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है, मतलब एक्सरे से ज्यादा बेटर है, ठीक है, बट यहाँ पे आपके पास जो डिटेलिंग होगी वो उतनी कंप्लीट नहीं होगी, कितना क्लियर है। यस मैम। ठीक है, तो आपको यही चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली, तो यहीं से आपके मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसकी पीडीएफ लाई हूँ तो मैं इसको बता देती हूँ आपको, ठीक है। सीटी स्कैन और जो आपके पास कंप्यूटर टोमोग्राफी है, ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दिया कैसे वर्क करेगा, ठीक है। अब पीरियड टू सिटी, ठीक है, आपके पास सीटी स्कैन से पहले किसका यूज किया जाता था, 2 डायमेंशनल इमेजेस का यूज किया जाता था, जैसे एक्सरे, ठीक है, आप अभी भी करवाते हैं, अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो गया तो बोलते हैं डॉक्टर एक्सरे करवाने के लिए, तो वो सिर्फ आपको 2 डायमेंशनल इमेज देता था। देयर वॉज पीरियड इम्पोजिशन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लेस क्लैरिटी ऑफ इमेज, ठीक है, तो 2D इमेज में क्या होता था, लेस क्लैरिटी होती थी इमेज में। वहीं पे अगर हम बात करें कंप्यूटेड टोमोग्राफी की, जो आपके पास कंप्यूटेड है, कंप्यूटेड मतलब इसमें किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है, और टोमोग्राफी मीन्स ये आपको स्लाइस बना के देगा 3D इमेज की, जो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस हैं, ठीक है, मतलब जैसे क्रॉस सेक्शन है, हर क्रॉस सेक्शन के आपको डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बना के देगा, स्लाइस बोलते हैं इनको, ठीक है। कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज द process of generation a 2 dimensional image of a slice or section through a 3 dimensional object, ठीक है, तो आपको वो स्लाइस में पूरा आपको क्रॉस सेक्शनल इमेज प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है जो आपके पास कंप्यूटर टोमोग्राफी और द कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी, इसको क्या बोल देते हैं, और कैट भी बोल देते हैं, ठीक है, सीटी को आप कैट के फॉर्म में आएगा तब भी एक ही मतलब है, ठीक है। इज एन एग्जामिनेशन ऑफ द use of X-ray and computer to obtain a cross sectional image of the human body, ठीक है। तो जब भी आपको
क्या आ रहा है कि अगर आपने किसी भी बॉडी की क्रॉस सेक्शनल इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, वहां पे आपके पास यूज किया जाता है सीटी स्कैन का। जब आपने किसी भी स्ट्रक्चर को डिटेल्ड में स्टडी करना हो क्रॉस सेक्शन, मतलब आपको पता होना चाहिए कि अंदर जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें क्या डैमेज हुआ है, ठीक है, जो ऑर्गन है उसमें क्या डैमेज हुआ है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, सीटी स्कैन का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो फर्स्ट कॉमर्शियल सीटी स्कैनर वाज इन्वेंटेड बाय तो सर गॉडफ्री अंसफील्ड, ठीक है। और इन्हीं की जो अंसफील्ड है HU, ठीक है, यही यूनिट हमें क्या बताती है, टिश्यू डेंसिटी बताती है, ठीक है। इन हेस इन्होंने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था, इन्वेंट किया था यूनाइटेड किंगडम में एट द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंडस्ट्री सेंट्रल रिसर्च लेबोरेटरी यूजिंग एक्सरे, ठीक है। द फर्स्ट EMI स्कैनर वाज इंस्टॉल्ड इन एकिंसन मॉर्ली हॉस्पिटल, ठीक है, जो कहाँ पे लोकेटेड है, इंग्लैंड में है। द फर्स्ट पेशेंट ब्रेन स्कैन वाज डन एट October 1st 1971। EMI स्कैनर इज लिमिटेड टू स्कैनिंग ओनली ब्रेन, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसका यूज किया जाता था ब्रेन को स्कैन करने के लिए, ठीक है। आंसवर्ल्ड Ansfeld and Cromack got the 1979 Nobel Prize for their contribution to the city, ठीक है। तो बेसिकली उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज, ठीक है, कि जो आंसफील्ड है और जो कॉर्मैक है उनको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था उनकी, जो उन्होंने सिटी का इन्वेंट किया था। एलन मैकलियड कॉर्मैक theoretically calculation on x-rays was used by Ansfield, ठीक है। तो जो कैलकुलेशन करते थे, ठीक है, तो उसको हम किसकी यूनिट में मेजर करते हैं, अंसफील्ड की यूनिट में मेजर करते हैं। और जो हमें क्या बताता है, जो हमें बताता है टिश्यू डेंसिटी के बारे में, ठीक है। और जो आपके पास अलग अलग टिश्यू है उसकी अलग अलग क्या होती है, डेंसिटी होती है, क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके पास जो फर्स्ट मशीन थी उसका स्केच है, तो आपके पास नेक्स्ट है आपके पास पार्ट ऑफ सिटी मशीन। फर्स्ट एक होता है इसमें गेंट्री, जिसको हम स्कैनर सिस्टम बोलते हैं, पेशेंट टेबल होता है और कंप्यूटर होता है जो आपके पास ऑपरेशनल कंट्रोल करेगा। ये आपके पास सिटी स्कैन की मशीन है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं गेंट्री, ये जो पूरा है सर्कल जैसा दिख रहा है आपको, ठीक है। ये आपके पास कंप्यूटर है और ये आपके पास पेशेंट टेबल है, ये वाला, ये पेशेंट टेबल, ये पूरा, इसको बोलते हैं स्कैनर सिस्टम या गेंट्री, ठीक है। उसके बाद है जो स्कैनर सिस्टम होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक्सरे ट्यूब्स प्रेजेंट होती है, डिटेक्टर सिस्टम प्रेजेंट होता है, कॉलीमेटर प्रेजेंट होता है और फिल्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जो ये आपके पास जो आपको सर्कुलर में दिख रहा है ये वाला, ठीक है, जिसको हमने गेंट्री बोला या स्कैनर सिस्टम बोला, तो इसमें प्रेजेंट होती है आपके पास एक्सरेज प्रेजेंट होंगी, ठीक है। डिटेक्टर प्रेजेंट होगा जो एक्सरेज को डिटेक्ट करेगा और हमें इमेज फॉर्मेशन करके देगा, ठीक है। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ गेंट्री, ठीक है। गेंट्री मतलब स्कैनर सिस्टम, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्सरे ट्यूब होती है जो जनरेट करेगी किसको, एक्सरे बीम्स को। डिटेक्टर होगा जो डिटेक्ट करेगा एक्सरे पासिंग थ्रू द पेशेंट बॉडी, ठीक है। कॉलीमेटर होगा जो नैरो द बीम ऑफ एक्सरे, जो जहाँ पे आपके पास जो टिश्यू होगा वो डेंस होगा या जिसकी डेंसिटी में चेंज होगा तो वहां पे क्या करेगा, एक्सरे को नैरो कर देगा उसके पाथ को, ठीक है। और फिल्टर, दीज आर यूज टू फिल्टर सम रेज फ्रॉम एंटरिंग द पेशेंट बॉडी दैट मे बी हार्मफुल, ठीक है। तो फिल्टर क्या करेगा, जो रेस हार्मफुल है बॉडी बॉडी के लिए उनको क्या करना, एंटर करने से बचाएगा, ठीक है। तो फिल्टर्ड रे आपके पास होंगे, ठीक है। अब जो आपके पास बेसिकली स्कैन होता है वो टू टाइप का होता है, एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है स्पाइरल स्कैन, ठीक है। जो कन्वेंशनल स्कैन होता है, स्कैन इज टेकन स्लाइस बाय स्लाइस एंड आफ्टर स्लाइस द स्कैन स्टॉप, ठीक है। तो बेसिकली वो स्लाइस स्लाइस बाय होगा और जो आपके पास क्या होगा, वो स्लाइस टू स्लाइस इमेजेस आपको फॉर्म करके देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए फ्रॉम टॉप ऑफ द एब्डोमेन टिल द पेल्विस, ठीक है। तो वहां पे अगर आपने स्कैनिंग करनी हो तो कैसी होगी, वो कन्वेंशनल स्कैनिंग होगी। दिस पेशेंट नीड्स, अब यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो ब्रीद नहीं कर सकता है, उसको अपनी ब्रीद को कंट्रोल करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा। उसके बाद है आपके पास स्पाइरल स्कैन, कॉन्टिन्यूस स्कैन टेकन इन स्पाइरल फैशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास दिखा है, तो ये आपके पास जो एक्सरे होंगे वो स्पाइरल फैशन में जाएंगे, किसमें, यहाँ पे, ठीक है, स्पाइरल स्कैन, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सरे ट्यूब बेसिकली टेबल ट्रांसलेशन बताया कि यहाँ से पेशेंट क्या करेगा, एंटर करेगा और यहाँ पे क्या होगा, ऐसे जो एक्सरेज होंगे वो ऐसे जाएंगे, पेशेंट की बॉडी को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो स्कैनर में क्या होगा, एक्सरे ट्यूब होगी, ये आपके पास बाहर की मशीन है जिसको हमने क्या बोला, स्कैनर मशीन है गेंट्री, उसके
अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इसके प्रेजेंट होता है आपके पास एक्सरे ट्यूब प्रेजेंट होती है, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, डिटेक्टर। ठीक है, डिटेक्टर कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। अब ये क्या करेगा, आपके पास जो एक्सरेज हैं वो जहां जहां जा रही है वहां पे उसकी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताया है डिटेक्टर, स्लाइस विड्थ, ठीक है, जो आपको बताएगा, ये आपके पास फोकस, ठीक है, ये कॉलीमेटर, कॉलीमेटर क्या करेगा, इनको नैरो करने का काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस करता है। सिंपल है आपके पास, व्हेन एक्सरे पास थ्रू द ह्यूमन बॉडी, some of the rays are absorbed and some pass through the body to produce an image। ठीक है, तो कुछ रेज क्या हो जाएंगी, एब्जॉर्ब कर लेगी बॉडी, और कुछ क्या कर जाएंगी, पास कर जाएंगी, और जो रेज पास करेंगी वो हमें एक इमेज देंगी। ठीक है, इन प्लेन एक्सरे इमेजिंग द फिल्म डायरेक्टली एब्जॉर्ब पेनिट्रेटिंग एक्सरे। ठीक है, तो जो आप नॉर्मल एक्सरे देखते हो उसमें क्या होता है, जो एब्जॉर्ब पेनिट्रेटिंग एक्सरे होती हैं वो आपके पास फिल्म में आपको दिखती हैं, बट इन कैट स्कैनिंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कॉल्ड अ डिटेक्टर एरे। ठीक है, इसके पास क्या होता है कि डिटेक्टर एरे होता है, जो क्या बताएगा, एब्जॉर्ब द पेनिट्रेटेड एक्सरे मेजर्ड द एक्सरे अमाउंट। ठीक है, जो आपके पास पेनिट्रेट, जो बॉडी में पेनिट्रेट कर रही है एक्सरे, उनका अमाउंट भी बताएगा। ठीक है, कितनी आपने, आपके पास बेसिकली कितनी आपने एक्सरे बीम थी, ठीक है, उसकी क्वांटिटी भी बताएगा, एंड ट्रांसमिट द डाटा टू द कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, और जो इमेज फॉर्म होगी उसको कहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर देगा, कंप्यूटर स्क्रीन में कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, a sophisticated computer system in turns calculate and analyze data from each detector। ठीक है, और जो डिटेक्टर उसको डाटा देगा कि कितनी आपके पास जो एक्सरेज हैं एब्जॉर्ब हुई हैं, पेनिट्रेट हुई हैं। ठीक है, तो वो जिनसे आपको इमेज फॉर्म होगी। ठीक है, एंड फाइनली रिकंस्ट्रक्ट मल्टीपल टू डायमेंशनल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस। ठीक है, तो आपके पास बहुत सारी मल्टीपल क्रॉस सेक्शनल इमेजेस को क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा। एक ही ऑर्गन की आपके पास मल्टीपल इमेजेस बनेंगी हर सेक्शन से। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनेंगे। क्लियर है, तो डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वो कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगी। अनफिल्ड स्केल, ठीक है, जो क्या बताता है आपके पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन रेफरेंस बीइंग डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास जो रेंज करता है आपके पास, जैसे प्लस आपके पास 1000, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे बोन है, -1000 एयर और गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको थोड़ा सा बता भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास लिखा हुआ है थोड़ा बहुत। ठीक है, उसके बाद है सिटी नंबर और द अनफिल्ड स्केल इज अ मेजर ऑफ रेडियो डेंसिटी। तो आपके पास जो अनफिल्ड स्केल है वो किसको मेजर करेगा, किसका मेजर है, वो रेडियो डेंसिटी का मेजर है। सिटी नंबर मेजर्ड, और जो सिटी नंबर है उसको हम कैसे मेजर करते हैं, अनफिल्ड डेंसिटी। बेसिकली आपके पास ये बताएगा, आपके पास रेडियो डेंसिटी या अनफिल्ड यूनिट को बताता है। क्लियर है, उसके बाद है हमारे पास टिश्यू, और यहाँ पे है सिटी नंबर, जो किसमें है, अनफिल्ड यूनिट में है। ठीक है, जैसे बोन +1000, ठीक है, लीवर 40 to 60, व्हाइट मैटर -20 to 30, -30, ग्रे मैटर -37 to -45। आपको पता है व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर कहाँ पे पढ़ाया है मैंने, बताओ कहाँ होते हैं, व्हाइट मैटर कैसे बनता है और ग्रे मैटर कैसे बनता है। सेल बॉडी। मेरे को आपकी आवाज नहीं आई, काइंडली रिपीट। हमने ये आपके पास ब्रेन में पढ़ा था, व्हाइट यस मैम। मैटर और ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर का फॉर्म होता है आपके पास, जहां पे आपके पास क्या होगा, देखो, जो माइलिन शीथ है, ठीक है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद है सबको। ठीक है, एक्सॉन में क्या होता है, माइलिन शीथ आपके पास, जो माइलिन शीथ है वो माइलिन प्रोड्यूस करता है, और माइलिन किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का। तो जहां पे आपको क्या मिलेगा, ग्रुप ऑफ एक्सॉन मिलेगा। ठीक है, एक्सॉन, या क्या बोल सकते हैं इसको, नर्व फाइबर। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, उसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। और जहां पे आपको क्या मिल रहा है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी। ठीक है, जो न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, अगर उसका ग्रुप मिल रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रे मैटर। ठीक है, आई होप आपको याद होगा। ठीक है, ये मेरे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये इसका सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बीच वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या बोल देते हैं, सेल बॉडी, या फिर इसको बोल देते हैं साइटोन। ठीक है, और ये जो आपके पास नर्व फाइबर है, ये जो लेंथ है इसकी, ठीक है, ये आपके पास एंडिंग हो गई। ठीक है, इसको
हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन या नर्व फाइबर। अब यहाँ पे कौन सा सेल होता है, श्रवण सेल होता है, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। अब जहाँ पे आपके पास जो माइलिन शीथ है, ठीक है, माइलिन शीथ प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम बोल देते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, तो बेसिकली जहाँ पे आपके पास माइलिनेटेड नर्व फाइबर होता है, वहां पे क्या बनता है, वो माइलिन प्रोड्यूस करता है, और माइलिन व्हाइट कलर की होती है, इसीलिए इसको क्या बोल दिया हमने, व्हाइट मैटर बोल दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं है तो मैं येलो से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, बट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, व्हाइट मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे जब आपके पास क्या होगा, बहुत सारे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन पड़े हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्रक्चर बना रही हूँ न्यूरॉन का, जो आपके पास जहाँ पे ग्रुप ऑफ एक्सॉन होगा, तो वहां पे आपके पास क्या होगा, बिल्कुल आपको व्हाइट दिखेगा, तो क्या बना देगा, वो व्हाइट मैटर बना देगा। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ब्लड, जो ब्लड होता है उसके जो आपके पास अनस्फिल्ड होती है, अनस्फिल्ड यूनिट वो होती है आपके पास 40। ठीक है, मसल्स की 10 to 40, ठीक है, किडनी की 30, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की होती है 15। ठीक है, और जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किसकी तरह काम करता है, कहाँ प्रेजेंट होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ब्रेन में। ब्रेन में। ठीक है, कहाँ पे, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल। कौन प्रोड्यूस करता है, माइंट्रिक प्लक्सिस इसको प्रोड्यूस करती है। ठीक है, आपने याद रखनी है ये चीजें। ठीक है, तो बेसिकली अब देखो यहाँ पे सिंपल आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मान लो किसी को झटका लगा है, कुछ भी हुआ है, तो शॉक एब्जॉर्प्शन, आप गिर जाते हो, कुछ भी होता है, तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक प्रोटेक्शन की तरह काम करता है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ताकि आपके ब्रेन को कोई डैमेज ना हो। ठीक है, अब मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसके ब्रेन में लग गई, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होगा, उसकी जो यहाँ पे डेंसिटी होगी, टिश्यू डेंसिटी, वो चेंज हो जाएगी 15 से। ठीक है, या तो ये ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बता सकते हैं कि नहीं क्या हुआ है, ब्रेन में कोई हेमरेज हुआ है, कोई डैमेज हुआ है, तो वो हमें बता देगा। ठीक है, जैसे एयर के लिए -1000 और फैट के लिए -52, -100। क्लियर है, समझ आया। उसके बाद है आपके पास सिटी स्कैन ऑफ ब्रेन एंड इमेज टेक्निक ऑफ द ब्रेन दैट रिवील ट्यूमर। ट्यूमर के बारे में बताएगी, ब्लड क्लॉट के बारे में बताएगी, हेमरेज के बारे में बताएगी, और अदर एबनॉर्मल एनाटॉमी। ठीक है, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर है, ब्लड क्लॉट हो रहा है, हेमरेज हो रहा है, कोई भी अदर एबनॉर्मलिटी है, तो उसके बारे में आपके पास सिटी स्कैन आपको रिवील कर देगा। सीरीज ऑफ कंप्यूटराइज्ड इमेज ऑफ द ब्रेन एट वेरियस लेवल आर टेकन टू रिवील नॉर्मल एनाटॉमी और एनी एबनॉर्मलिटी। ठीक है, तो आपको नॉर्मल एनाटॉमी भी पता लग जाएगी। अब देखो, जो नॉर्मल एनाटॉमी है और जो एबनॉर्मल है, तो आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ठीक है, जो हमें क्लियर इमेज देगा। ठीक है, जैसे आपके पास ये ब्रेन है, ये लेवल ऑफ सेक्शन है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पे आप बेसिकली सिटी स्कैन कर रहे हो, तो आपको ऐसे इमेज दिख जाएगी इसकी। ठीक है, और यहाँ पे एक इमेज नहीं, बहुत सारी क्रॉस सेक्शनल इमेज बनेगी हर सेक्शन की। ठीक है, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, हर साइड की आपके पास इमेज बनेगी। ठीक है, यूज ऑफ ब्रेन, इवेलुएट एक्यूट क्रेनियल फेशियल ट्रॉमा। ठीक है, अगर आपके पास क्रेनियल या फेशियल ट्रॉमा हुआ है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन एक्यूट स्ट्रोक। ठीक है, इवेलुएट सस्पेक्टेड इंट्राक्रेनियल हेमरेज। ठीक है, हेडेक को इवेलुएट करने के लिए डिटरमाइन इफ देयर इज एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ हेड एंड नेक। ठीक है, और ट्यूमर और क्लॉट को बेसिकली डिटेक्ट करना हो अगर ब्रेन में, तो आप किसका यूज करते हैं, तब हम यूज करते हैं सिटी स्कैन। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या रहेंगे, स्कैन रेंज स्टार्टिंग एट द बेस ऑफ द स्कल, एंडिंग एट द वर्टेक्स ऑफ द स्कल। ठीक है, रेस्पिरेशन, स्वेलो ब्रीदिंग, पोजिशनिंग, स्पाइन और हेड इमोबिलाइजेशन, और आर्म एंड अलोंग द साइड। सिंपल ये क्या बता रहा है आपको कि जो ब्रेन है, अगर आपने उसकी डिटेक्शन करनी है, तो आपको क्या क्या चीजें देगी। ठीक है, कैसे कैसे इमेजेस बनेगी, तो ये आपके पास क्या ब्रेन की इमेजेस बताई हुई हैं, तो आपके पास ऐसे क्रॉस सेक्शनल इमेजेस बनेगी डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, वैसे आप किसका कर सकते हो, सिटी स्कैन ऑफ नेक का कर सकते हो। ठीक है, तो जो पेशेंट है उसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये आपके पास देखो, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो कहाँ से आएगा, एक तो इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो मेन इसका प्रिंसिपल क्या है, किस पे वर्क करता है, ये बेसिकली इसमें होती है एक्सरेज। ठीक है, तो एक्सरेज को डिटेक्ट करता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये चीज याद होनी चाहिए जो मैंने लिखवाई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा। ठीक है, कि आपके पास क्रॉस सेक्शनल इमेज देगा। ठीक है, इमेज स्लाइसेस में देता है, किसी को शो करता है टिश्यू डेंसिटी को, और यहाँ पे कौन सी रेस का यूज होता है, तो एक्स रेस का यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये कुछ चीजें पता होनी चाहिए, आपको थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए, और आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हो।
इसके अलावा इसके बारे में यहाँ पे आपको बहुत थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर आप नेक की CT scan of neck patient preparation, fasting for 4 hours before the examination, start at floor of the mouth, starting at floor of mouth ending at the supraclavicular fossa, ठीक है। रेस्पिरेशन सस्पेंडेड इन एक्सपायरेशन विद नो स्वेलिंग, ठीक है, तो कोई स्वेलिंग नहीं करनी है। अब ये आपको क्या होगी, डिफरेंट इमेजेस बनाएंगे। देखो ये यहाँ पे इस साइड की इमेज भी दे रहा है, ठीक है, फ्रंट साइड की भी देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल पूरी इमेज देगा, जितने भी आपके पास इमेजेस होंगी, तो आपके पास डिफरेंट इमेजेस के स्ट्रक्चर देगा। ये आपके पास ट्रैकिया है, ये ग्वाइटर है, ये स्पाइनल कॉलम है, तो आपको एक डिटेल्ड आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसको बताएगा, ठीक है। यूज कैसे होंगे, जैसे स्पाइन, एयरवे, कैरोटिड वेसल्स, लाइवरी एंड थायराइड ग्लैंड्स आर इंक्लूडेड टू एलिवेट पैरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, लेजन्स और इन्फेक्शन, उसके लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। हेड एंड नेक डिजीजेस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉरेन बॉडीज दैट आर लॉक्ड इन द नेक और अपर एयरवे, अगर कोई फॉरेन बॉडी क्या हो गई है, बेसिकली हमारे जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, उसमें क्या हो गया, लॉक्ड हो गया, तो उसका पता लगा सकते हैं ट्यूमर और इन्फेक्शन इन फेरिंक्स वोकल कॉर्ड, ठीक है। तो उसमें हम अब वैसे ही मैंने क्या बोला, हम लंग डिजीजेस में इसका यूज कर सकते हैं, तो CT स्कैन ऑफ चेस्ट, ठीक है। तो यूजेस आप कैसे कर सकते हो, शो द साइज, शेप एंड पोजीशन ऑफ द लंग्स बताएगा, ठीक है, एंड अदर स्ट्रक्चर इन द चेस्ट। फॉलो अप ऑन एबनॉर्मल फाइंडिंग फ्रॉम द स्टैंडर्ड चेस्ट एक्सरे, ठीक है। फाइंड द काउज ऑफ लंग सिम्टम्स सच एज द शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग और चेस्ट पेन, ठीक है। तो उसके बारे में हमें डिटेल में जो अगर हमने पता करना हो तो हम CT स्कैन का यूज करेंगे। डायग्नोज लंग डिजीजेस सच एज अ ट्यूमर, एक्सेसिव फ्लूइड अराउंड द लंग्स, ठीक है। तो अगर आपके पास, आपको पता है जो लंग्स होती हैं उनके बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लंग्स की जो कवरिंग है उसको क्या बोलते हैं, प्लूरा। प्लूरा, और उनके बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, बताओ, सिंपल प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो वो बताएगा कि आपके पास जो एक्सेसिव फ्लूइड एक्यूमुलेटेड तो नहीं हो गया है, जमा तो नहीं हो गया है, ठीक है, एडिमा तो नहीं हो गया है, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म, द टेस्ट also is used to check for the tuberculosis, emphysema and pneumonia, ठीक है। तो हमने एम्फिज्मा के बारे में पढ़ा भी है, ठीक है। क्या होता है एम्फिज्मा, एम्फिज्मा आपके पास बेसिकली रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, जो कब काउज होगा, जो आपके पास एल्वोलाई है उसकी जो वॉल होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा, तो वो आपके पास कहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हो, आप CT स्कैन से डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास ये आपके पास जो इमेजेस होंगी वो ऐसे आपके पास 3D, आपको जो क्रॉस सेक्शनल इमेजेस होंगी वो आपके पास क्लियर हो जाएंगे, आपको डिफरेंट एरिया के इमेज क्लियर होगी ऐसे, ठीक है। CT स्कैन ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। आप किसका CT स्कैन कर सकते हो, एब्डोमेन का कर सकते हो, ठीक है। एब्डोमेन का किसके लिए कर सकते हैं, जैसे अपेंडिक्स है, किसी को किडनी स्टोन है, इन्फेक्शन है, इंजरी है, ट्यूमर है, कैंसर है, ठीक है, क्लोनल कैंसर है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, तो आपको ये डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करके दे देगा, ठीक है। आप पेल्विक रीजन का भी कर सकते हो, आप बोन का CT स्कैन कर सकते हो, ठीक है, पर्पस ऑफ द बोन CT स्कैन, तो आपको आइडेंटिफाई करेगा वो एबनॉर्मलिटी इन द स्पाइन सच एज द स्पाइनल स्टेनोसिस दैट मे बी काउज्ड बैक पेन, ठीक है। टू डिटेक्ट बोन ट्यूमर को डिटेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। ऑस्टियो मतलब बोन, ठीक है, और पोरोसिस मतलब जब आपके बोन में क्या हो जाते हैं, पोर हो जाते हैं, ठीक है। तो उसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए आप किसका यूज करते हो, CT स्कैन का, ठीक है। अब बेसिकली जो आपके पास वुमेन है आफ्टर मेनोपॉज एंड आल्सो मे अकर इन मेन, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो वुमेन होती हैं उनमें क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन होती है, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं तो जैसे ब्लड लॉस होता है तो कैल्शियम वगैरह इसमें ये चला जाता है। देखो तो कैल्शियम, देखो यहाँ पे टू डायग्नोस ऑस्टियोपोरोसिस विच इज कॉमन इन वुमेन, क्यों है वुमेन में, आफ्टर मेनोपॉज, और यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल से पहले नहीं बोल रहे हैं, आफ्टर मेनोपॉज बोल रहे हैं, कि जब आपके पास मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो गई, ठीक है। मेनोपॉज क्या होता है आपके पास, स्टॉप ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। और मेनार्की क्या होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल को क्या बोल देते हैं, मेनार्की बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हुआ, क्योंकि
देखिए बेसिकली इसका रीजन क्या है, जो एस्ट्रोजन लेवल है, ठीक है, हार्मोनल लेवल डिक्रीज हो जाता है, ये इसका रीजन है। तो एस्ट्रोजन लेवल मेनोपॉज के बाद क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपके पास बोन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस को क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से आपको इजीली फ्रैक्चर होना लग जाता है। टू डिटेक्ट अनयूजुअल फॉर्मेशन ऑफ बोन टू डायग्नोज जॉइंट एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। तो आपको ऐसे आप क्या कर सकते हो, डिटेल्ड इमेज देख सकते हो, ठीक है। अब इसके जो एडवांटेजेस हैं तो कैसे होते हैं, क्विक होते हैं और पेनलेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरेज का यूज किया जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक होगी उसमें कोई दर्द नहीं होगा, कैन हेल्प डायग्नोज एंड गाइड ट्रीटमेंट फॉर अ वाइड रेंज ऑफ कंडीशन देन प्लेन एक्सरे, ठीक है। तो आपको देखो एक्सरे में आप एक ही चीज देख सकते हो, बट ये क्या करेगा, आपको वाइड रेंज बता देगा, क्रॉस सेक्शनल इमेजेस फॉर्म करेगा, मल्टीपल इमेजेस फॉर्म करेगा, जिससे आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मोर सीरियस प्रॉब्लम्स, चेक इफ प्रीवियसली ट्रीटेड डिजीज हैज रिक्योर्ड, ठीक है। हम किसके लिए कर सकते हैं कि अगर आपने किसी को कोई प्रॉब्लम है, डिजीज है, या फिर कुछ कोई हेमरेज हुआ है, ब्रेन में क्लॉटिंग हो गई है, ठीक है, फिर हमने क्या किया, सीटी स्कैन किया, फिर उसकी ट्रीटमेंट चली, उसके बाद उसको चेक करने के लिए कि जो आपके पास क्लॉट है वो डिफ्यूज हुआ है या नहीं हुआ है, उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। नो सुपर इम्पोजन ऑफ इमेजेस, सुपर इम्पोजन का मतलब ये नहीं, ये बोल रही है कि आपके पास ऐसा नहीं कि एक इमेज और उसके ऊपर ही दूसरी इमेज है, नहीं, आपके पास आपको डायरेक्ट एक क्रॉस सेक्शनल इमेज देगा, मल्टीपल इमेज देगा, बट अलग अलग देगा, ठीक है, क्लियर इमेज अलग अलग। डिसएडवांटेजेस, द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर इन फ्यूचर फ्रॉम द एक्सपोजर ऑफ एक्सरेज। हमें पता है जो आपके पास एक्सरेज है वो क्या है, वो हार्मफुल है, ठीक है, और वो क्या कर सकती हैं, आपके पास म्यूटाजन का, बेसिकली म्यूटाजन की तरह काम करती है, तो ये म्यूटेशन काउज कर सकती है, ठीक है। अब बेसिकली जो म्यूटेशंस होता है वो क्या काउज करता है, म्यूटेशन काउज करता है, और बाद में इन एक्सरेज की वजह से जो सेल्स हैं उनमें जो आपके पास जो अगर म्यूटेशन हो जाती है तो जो सेल्स हों वो कार्सिनोजेंस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और जो कार्सिनोजेंस है वो क्या करते हैं, कैंसर काउज करते हैं, ठीक है। यूजेस हायर डोज ऑफ रेडिएशन आर यूज्ड इन चेस्ट एब्डोमेन, सो द रिस्क ऑफ जर्नल ग्रेटर देन द अदर इमेजिंग टाइप, ठीक है। इंजेक्शन ऑफ अ contrast medium dye can cause the kidney problem or result in allergic injection site reaction in some people, ठीक है। some procedure require the anesthesia, require breath holding, ठीक है। तो कुछ प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रीथ को होल्ड करना पड़ेगा, which some patient can not manage. CT scan of brain can affect nearby bone. There is also risk of childhood cancer and leukemia in mother who have imagined during, ठीक है, जिनकी इमेजिंग किसके थ्रू हो रही है, प्रेगनेंसी के दौरान हो रही है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है किसी केस में। अदरवाइज जो आपके पास चाइल्ड होते हैं और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनका सीटी स्कैन नहीं होता है इन जनरल, ठीक है। प्रेग्नेंट वुमेन लिखा भी है आर नॉट अलाउड फॉर दिस इमेजिंग, ठीक है। तो आपके पास इन जनरल नहीं होता है, बट अगर कोई इमरजेंसी केस है तो उसी में ही होगा और इंस्ट्रक्शन में, ठीक है, आप डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन के अंदर ही होता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ आपके पास नेक्स्ट टेक्निक्स के बारे में यहीं पे ही। देखो यहाँ पे मैंने आपको जो टेक्निक्स बताई थी जिसके बारे में हमने यहाँ पे हमने स्टडी कर लिया सीटी स्कैन के बारे में, ठीक है। अब यहीं पे मैं आपको दो टेक्निक्स के बारे में आइडिया दे देती हूँ, ठीक है। एक है आपके पास MRI और एक है आपके पास PET। फर्स्ट हम बात कर लेते हैं आपके पास MRI की, ठीक है। तो MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, MRI, ठीक है। MRI स्टैंड फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, बेसिकली अब जो आपके पास MRI है उसमें हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे यहाँ पे अब हम, ठीक है। वहां पे हमने किसका यूज किया था, एक्सरेज का यूज किया था, ठीक है। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का,
रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, जो आपको क्या करेगा, एक से ज्यादा इमेजेस फॉर्म करेगा, ठीक है। जैसे आपने केमिस्ट्री में रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़े होंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होते हैं, जिनकी एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ठीक है, फिर दूसरा स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर जो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपके पास रेजोनेंस मीन्स डिफरेंट इमेजेस, ठीक है, और इमेजिंग मतलब इमेजिंग सिंपल, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो आपके पास एमआरआई है, ठीक है, अगर आपने इसका इजी कॉन्सेप्ट लर्न करना है तो वहां पे देखो, अगर आपने सीटी स्कैन की बात करी तो वो हमें क्या बताता है, टिश्यू डेंसिटी को शो करता है, ठीक है। और अगर मैं एमआरआई की बात करूं तो ये सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग में हेल्प करेगा, सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग, ठीक है। तो अगर आपने सॉफ्ट टिश्यू की इमेज देखनी हो तो वहां पे हम यूज करेंगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज का, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेती हूँ कोर आइडिया की, कैसे फंक्शन करेगा। जिसका कोर आइडिया है फर्स्ट, बेसिकली जो आपके पास मेन आइडिया रहेगा वो कैसा रहेगा, हम किसका यूज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली एमआरआई शोज, क्या शो करेगा ये, सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस, सॉफ्ट टिश्यू इमेजेस यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसका यूज करके, यूजिंग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सेकेंड, अब ये जो आपके पास डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन, जो इसका मेन प्रिंसिपल रहेगा, बिहेवियर ऑफ, बिहेवियर ऑफ हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है। तो जो आपके पास हाइड्रोजन प्रोटॉन है उसके बिहेवियर पे ये फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब मैं आपके पास थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ ये वर्क कैसे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बता देती हूँ मैं वर्किंग के बारे में, ठीक है। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे जो क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन को अलाइन करने में हेल्प करेगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन की बात क्यों हो रही है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसमें मैक्सिमम क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, और वाटर में, ठीक है, वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, H2O, ठीक है। तो जिसमें क्या आपके पास दो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन किसमें होते हैं, H पॉजिटिव की फॉर्म में होते हैं, मतलब किसकी तरह काम करेंगे ये, प्रोटॉन की तरह काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जितने भी आपके पास जैसे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, और ये जो हाइड्रोजन है वो किसकी तरह काम करेगा, प्रोटॉन की तरह काम करेगा, क्लियर है। तो बेसिकली जो फर्स्ट स्टेप रहेगा हमारे पास वो रहेगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन, अलाइन हाइड्रोजन प्रोटॉन, ठीक है। जो आपके पास स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उससे हम क्या करेंगे, अलाइन करेंगे किसको, हाइड्रोजन प्रोटॉन को, ठीक है। सेकेंड, जो आपके पास रेडियो फ्रिक्वेंसी होगी RF, ठीक है, वो क्या करेगी, जब हम उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी देंगे, जब रेडियो फ्रिक्वेंसी पल्स देंगे तो वो क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा इस अलाइनमेंट को, डिस्टर्ब्ड अलाइनमेंट, ठीक है। जो प्रोटॉन की अलाइनमेंट थी उसको क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे क्या हुआ, हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड दिया तो क्या हुआ, जो हाइड्रोजन थी उसने क्या किया, मान लो मेरे पास ये हाइड्रोजन थे, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या प्रोवाइड करवा रही हूँ, ये देखो थोड़ा सा नॉर्मल वे में आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। मान लो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास मशीन है, ठीक है। अब ये क्या कर रही है, यहाँ से मैग्नेटिक आपके पास क्या आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्रिएट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली जो आपके पास पेशेंट है,
ठीक है। तो पेशेंट की बॉडी में क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, H पॉजिटिव, जो किसकी तरह हाइड्रोजन प्रोटॉन का बेसिकली यहाँ पे यूज हो रहा है। अब ये जो प्रोटॉन होंगे वो डिफरेंट स्पिन में, कहीं ऊपर होंगे कहीं नीचे होंगे, तो ऐसे ही रिवॉल्व करने लग जाएंगे अपनी, ठीक है। जैसे इनको क्या मिल रहा है, मैग्नेटिक मिल रहा है, ठीक है। तो आपके पास हाइड्रोजन भी किसकी तरह काम करने लग जाएगा, मैग्नेट की तरह काम करने लग जाएगा, और क्या हो जाएगा, बॉडी के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। समझ आई बात, ठीक है। तो जो अलाइन थे हाइड्रोजन वो क्या करेंगे, अब रिवॉल्व करने लग जाएंगे एनर्जी को गेन करके, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को गेन करके क्या करेंगे, ये आपके पास ऐसे रिवॉल्व करने लग जाएंगे, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में और कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे, ये पहले ये क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, उसके बाद आफ्टर रिवॉल्विंग ये आपके पास प्रोटॉन अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। जब आपने क्या किया, डिस्टर्ब किया अलाइनमेंट को, तो इन्होंने क्या किया, रिवॉल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद जब इन्होंने एनर्जी को लूज कर दिया तो फिर से वो किस में स्टेट में आ जाएंगे, प्रोटॉन रिटर्न टू नॉर्मल, स्टेट, ठीक है, फिर से अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ स्टेप जो रहेगा वो रहेगा सिग्नल प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिलैक्सेशन। अब जब ये रिलैक्स होंगे, ठीक है, तब सिग्नल प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है। और यहाँ पे जो मशीन होगी वो क्या करेगी, आपके पास जो सिग्नल है, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नल क्रिएट होगा उसको कन्वर्ट कर देगी वो इमेज में, ठीक है। जो मैग्नेटिक सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगी, अब इमेज में, ठीक है। जो तो फिफ्थ स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, मशीन, ठीक है, कन्वर्ट सिग्नल इनटू इमेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो मशीन होगी वो क्या करेगी, यहाँ पे जो सिग्नल जनरेट होगा वो किस में कन्वर्ट कर, अब जैसे वो रिलैक्स होंगे ना, ठीक है, प्रोटॉन ने एनर्जी गेन करी, रिवॉल्व कर रहे थे, अब जैसे वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आएंगे तो क्या करेंगे, वो यहाँ पे आपको क्या करेंगे, पिक्चर दे देंगे, ठीक है, एक सिग्नल जनरेट कर देंगे, और उसी सिग्नल को हम मशीन पे देख लेंगे जो हमें एक इमेज दे देगा, क्लियर है। अब यहाँ पे जो रिलैक्सेशन होती है वो 2 टाइप की होती है, ठीक है। रिलैक्सेशन जो इमेज हो रही है वो किसकी वजह से आ रही है, जब आपके पास जो सिग्नल प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रहा है, रिलैक्सेशन की वजह से। पहले इन्होंने एनर्जी गेन करी थी तो फास्ट फास्ट ये क्या कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, जैसे एनर्जी लूज करी मैग्नेटिक फील्ड की तो उसके बाद क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो रिलैक्सेशन होती है वो 2 होती है, 2 रिलैक्सेशन प्रेजेंट होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं, फर्स्ट जो रिलैक्सेशन है उसको बोला जाता है फैट लूप, ठीक है, ठीक है। जो फर्स्ट रिलैक्सेशन है उसको बोला जाता है फैट लुक्स ब्राइट, मतलब जो फर्स्ट रिलैक्सेशन है उसमें क्या होगा, जो आपके पास फैट टिश्यू है वो आपको क्या दिखेगा, ब्राइट दिखेगा। और जो आपके पास सेकंड होती है उसमें क्या होता है आपके पास, वो क्या बताती है आपको, अगर वहां पे कोई वाटर कंटेंट है तो कैसा दिखता है वो दिखता है ब्राइट, ठीक है। सेकंड वाली में जो आपके पास रिलैक्सेशन है, ठीक है। अगर फर्स्ट रिलैक्सेशन का यूज कर रहे हो, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से सॉफ्ट टिश्यू की इमेज को देखना है, ठीक है। तो जो आपके पास फर्स्ट रिफ्लेक्स होती है रिलैक्सेशन में, बेसिकली जब आप एमआरआई का यूज करोगे तो जो फर्स्ट रिलैक्सेशन है वो क्या बताती है आपके पास, जो वहां पे जो फैट होगा उसकी जो इमेज आएगी वो ब्राइट आएगी, और जो सेकंड है वो क्या बताएगा, जो आपके पास वाटर है उसकी इमेज ब्राइट आएगी वहां पे। क्लियर है इतना, आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा क्या हो रहा है, यस और नो, यस मैम। ठीक है। तो बेसिकली ये हमें क्या बताएगा, ये हमें इमेजेस के बारे में बताएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके यूज की, ठीक है, यूजेस ऑफ, तो बेसिकली अगर हमने डायग्नोज करना हो किसी कंडीशन को लाइक ट्यूमर, स्ट्रोक, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे आपके पास एमआरआई, ठीक है।
बेसिकली जैसे मैंने किसको डायग्नोज करना, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड डायग्नोसिस। ठीक है, अगर मैंने किसी भी इंटरनल ऑर्गन की इमेज को देखना होगा, ठीक है, किसी भी इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करना होगा तो मैं किसका यूज करूंगी, एमआरआई का। जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, ठीक है, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है। हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इसकी फंक्शनिंग को देखना हो, किडनी हो गई है, ठीक है। वहां पे मैं किसका यूज करूंगी, वहां पे मैं एमआरआई का यूज करूंगी। थर्ड हमारे पास क्या हो गया, जो आपके पास सॉफ्ट टिश्यू है, ठीक है, जैसे हमारे पास जैसे मसल्स हैं, अगर उनमें कोई ब्रेक हो गया हो, ठीक है, तो मैं सॉफ्ट टिश्यू की इमेजेस के लिए भी किसका यूज करूंगी, एमआरआई का यूज करूंगी, जैसे मसल टियर हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो गई, इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, ठीक है, कोई आपके पास टिश्यू डैमेज हो गया तो उसमें भी हम किसको देखेंगे, उसके लिए हम यूज करेंगे एमआरआई का, ठीक है। और बेसिकली जो आपके पास हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स होगी, ठीक है, तो बेसिकली अगर मैंने एग्जामिन करना हो साइज एंड फंक्शन ऑफ हार्ट चैम्बर, तब भी मैं किसका यूज कर सकती हूँ, एमआरआई का यूज कर सकती हूँ। किसको डिटेक्ट करना हो, अगर मैं जो सॉफ्ट टिश्यू है उसमें कोई ट्यूमर तो नहीं काउज हो गया है, कैंसर, ठीक है, उसके लिए भी मैं एमआरआई का यूज कर सकती हूँ। इसके अलावा मैं किसके लिए यूज कर सकती हूँ, डायग्नोसिस ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स डायग्नोसिस, ठीक है, इसके लिए भी किसका यूज किया जाता है, बेसिकली यूज किया जाता है एमआरआई, ठीक है। क्लियर है इतना, ठीक है। बट यहाँ पे इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं या आपको जो प्रिकॉशन लेना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे अगर किसी पर्सन की जो इंजरी हुई है, ठीक है, जैसे कुछ पर्सन फॉर एग्जांपल, तो उसमें क्या होता है, उनको बेसिकली कोई मेटल का ऑब्जेक्ट अगर उनकी बॉडी में इंसर्ट किया गया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, एमआरआई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो एमआरआई होगा वो क्या करेगा, मेटल के ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि वहां पे क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। और जो एमआरआई है उसको करने में आपके पास 30 to 45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। बट सम केसेस में क्या हो सकता है, अगर आपने ज़्यादा डायग्नोस कुछ स्पेसिफिक चीज़ को डायग्नोस करना हो तो उसमें आपके पास ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। तो इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो लिख देती हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट जो इसकी डिसएडवांटेज है वो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, रिस्क टू इंडिविजुअल, कौन से इंडिविजुअल के लिए, रिस्क टू इंडिविजुअल विद मेटल इम्प्लांट, ठीक है, किस जिसमें कोई मेटल इम्प्लांट हुई है वो इंडिविजुअल क्या होते हैं, रिस्क में होते हैं, उनका एमआरआई नहीं किया जाता है, ठीक है। और जो बेसिकली कैसे होते हैं, क्लोस्ट्रोफोबिया होते हैं, जिनको डर लगता है, ठीक है, उनका भी एमआरआई नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास और क्या है, ये हाईली कॉस्टेबल है, ठीक है, तो ये आपके पास डिसएडवांटेजेस हो जाएंगे। पर मेन आपके पास ये रहता है कि जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो उन जो इंडिविजुअल में मेटल इम्प्लांट होती है उनके साथ क्या होता है, वो बेसिकली उनका एमआरआई नहीं किया जाता है, क्लियर है। ठीक है, तो मेरे को लगता है आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा इसके बारे में, ठीक है, कैसे काम करेगा, क्या इसका काम रहेगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ पेट के बारे में।
ठीक है, अगर आप इन चीज़ों को याद रख लोगे तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपको डिटेल प्रोसीजर तो नहीं आएगा, आपको एमसीक्यू आएगा, ये फुल फॉर्म के ऊपर आएगा, कौन सी रेस का यूज किया जाता है उसके ऊपर आएगा। ठीक है, और जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो किस पे ऊपर आता है कि जो इसका मेन प्रिंसिपल है, ठीक है, कैसे काम करता है। ठीक है, उसमें आपके पास मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है, किसी और का यूज किया जाता है। ठीक है, और इमेज जो बन रही है वो आपके पास कैसी दे रहा है, क्रॉस सेक्शनल दे रहा है, सॉफ्ट टिश्यू की इमेज दे रहा है, या फिर आपके पास कंडीशनल क्वेश्चन आएगा कि अगर किसी पेशेंट का हेमरेज हुआ है तो हम क्या कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लास्ट टेक्निक जो है पेट। ठीक है, पेट स्टैंड फॉर पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी। एमिशन टोमोग्राफी। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास पीईटी है वो क्या बताता है, वो आपको बताता है फंक्शनल इमेज। ठीक है, कोई सेल कैसे फंक्शन कर रही है, अगर हमने वो चेक करना हो, तो अगर हमने फंक्शनल इमेजिंग देखनी हो, ठीक है, मान लो मेरे पास कोई एक सेल है तो ये क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, अगर मैंने सेल एक्टिविटी देखनी है कि ये कैसे और क्या चीज परफॉर्म कर रही है, तो वहां पे मैं किसका यूज करूंगी, वहां पे मैं यूज करूंगी पीईटी का। ठीक है, इसका पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी का। ठीक है, तो इसका जो मेन कोर आइडिया रहेगा आपके पास, कोर आइडिया है, प्रिंसिपल भी बोल सकते हो इसका। ठीक है, तो बेसिकली पेट क्या बताता है आपके पास, पेट शो करता है, पेट शोज हाउ एक्टिव इज अ सेल। ठीक है, हाउ मच एक्टिव इट, हाउ एक्टिव अ सेल और टिश्यू। ठीक है, कोई आपके पास सेल और टिश्यू है वो कितना एक्टिव है वो कौन बताएगा आपके पास। ठीक है, तो बेसिकली क्या बता रहा है आपके पास, एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास ये नहीं बताएगा कि वो कैसा दिख रहा है। ठीक है, आपको डिफरेंट इमेजेस फॉर्म करके नहीं देगा। ठीक है, नॉट हाउ इट लुक। ठीक है, क्या नहीं बताता है, नॉट हाउ इट लुक। ठीक है, तो कोई भी आपके पास कोई भी ऑर्गन है तो उसका वो स्ट्रक्चर आपको नहीं बताएगा, वो जस्ट क्या बताएगा कि वो एक्टिविटी क्या और कैसे परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली एक्टिविटी को कौन बताता है, पीईटी बताता है। ठीक है, सिंपली मैं क्या लिख सकती हूँ, जो पेट है वो क्या बताता है, इट डिटेक्ट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल। ठीक है, किसी भी सेल का जो मेटाबॉलिज्म रेट है, ठीक है, वो कौन डिटेक्ट करता है आपके पास, पेट करता है। ठीक है, या फिर किसी भी सेल की जो बायोकेमिकल एक्टिविटी है, ठीक है, उसको हम कहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं पेट पे। ठीक है, तो बेसिकली कैसे वो वर्क करता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे वर्किंग की। वर्किंग की, अब देखो यहाँ पे ये जो वर्क करता है इसके लिए हमें एक ट्रेसर का यूज किया जाता है। ठीक है, और उस ट्रेसर को क्या बोला जाता है, एफडीजी। ठीक है, तो ये आपको इसकी फुल फॉर्म आ जाती है कई बार। ठीक है, तो आपको ये याद रखना। ठीक है, एफडीजी स्टैंड फॉर फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपके पास पेशेंट है उसमें हम क्या करते हैं, इंजेक्शन के थ्रू, इंट्रावेनस, ठीक है, वेन में इंजेक्शन लगाएंगे और उसके थ्रू क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, किसको इंजेक्ट करेंगे, वहां पे हम इंजेक्ट करेंगे एफडीजी को। ठीक है, किसमें इंजेक्ट करेंगे हम, पेशेंट में। ठीक है, पेशेंट में हमने क्या किया, आपके पास मान लो कोई, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कोई पेशेंट है, ऐसे बना दिया मैंने box। ठीक है, ये मान लो मेरे पास कोई पेशेंट है। ठीक है, अब इस पेशेंट में मैंने क्या किया, इंजेक्ट किया, किसको इंजेक्ट किया, एफडीजी को, जो क्या है, एक ट्रेसर है। ठीक है, जो मुझे ट्रेस करके बताएगा। ठीक है, तो जब मैंने इसको इंजेक्ट किया तो अब ये कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो एफडीजी है, ठीक है, तो यहाँ
मैं इसकी वर्किंग बता रही हूँ, ठीक है। तो ये जो आपके पास FDG है वो किसकी तरह काम करता है, इट बिहेव लाइक अ ग्लूकोज। किसकी तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव लाइक अ ग्लूकोज, ठीक है। तो ये आपके पास ग्लूकोज की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। अब देखो जब ये ग्लूकोज की तरह एक्ट करेगा तो नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, ठीक है। कोई भी आपके पास पेशेंट है, ठीक है, तो या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल, तो उसकी बॉडी में क्या होता है, इसकी बॉडी में मान लो इसकी बॉडी का ये सेल है, ठीक है, ये इसकी बॉडी का क्या है, सेल है, ठीक है। और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोल देते हैं, हम टिश्यू बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक से ज्यादा सेल हैं और जो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया मान लो टिश्यू, ठीक है। तो सेल या टिश्यू कोई भी चीज टर्म यूज कर सकते हो। अब बेसिकली क्या होता है आपके पास हमारी बॉडी में, जो आपके पास ब्लड है, ठीक है, ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, जो आप डाइजेस्ट करते हो मटेरियल, ठीक है, तो आपके पास जो बेसिकली मेन न्यूट्रिएंट होता है, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको बोला जाता है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो हमारी सेल्स होती है वो क्या करती हैं, बेसिकली ग्लूकोज का कंज्यूम करती हैं, ठीक है। ग्लूकोज को कंज्यूम करके क्या करती हैं, यहाँ पे यूटिलाइज करती हैं, एनर्जी बनाती हैं और अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं, ATP से एनर्जी लेंगी, ठीक है, और अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। मतलब हमारे सेल में कुछ ऐसे हो रहा है जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन चल रहा है। ग्लूकोज का कंजप्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है, ATP बन रहा है प्लस CO2 प्लस वाटर, यही चल रहा है, ठीक है। जिसको हम क्या बोल देते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन है, एरोबिक, ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है। मतलब हम किसका यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, मैंने यहाँ पे ग्लूकोज की जगह यूज किया है FDG का, ठीक है, जो क्या है, एक ट्रेसर है, ठीक है, जिसको मैं ट्रेस कर सकती हूँ मतलब, ठीक है। इसलिए क्या बोल दिया, इसको ट्रेसर बोल दिया, जो किसकी तरह बिहेव करेगा, ग्लूकोज की तरह, ठीक है। अब जब आपके पास क्या होगा, मान लो मेरे पास ये तो मेरे पास क्या हो गई, नॉर्मल सेल हो गई, ठीक है, मान लो मेरे पास नॉर्मल है, और वैसे ही मेरे पास मान लो कोई एबनॉर्मल सेल है, ठीक है। अब एबनॉर्मल सेल में क्या हो गया, ऐसे बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी, ठीक है। एबनॉर्मल सेल जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूँ, कैंसर सेल की बात कर रही हूँ या ट्यूमर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कैंसर सेल्स कैसी सेल्स होती हैं, जिनमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है, ठीक है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, ठीक है, जिनमें जो डिवीजन है वो कॉन्टिन्यूटी में हो रहा है, कोई कंट्रोल्ड मैनर में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, अभी यहाँ पे क्या आ गया, ब्लड, ठीक है, ब्लड में हमने वेन के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे ब्लड में अब हमने क्या किया, बेसिकली यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू क्या इंजेक्ट कर दिया है, ये हमने इंजेक्ट कर दिया है FDG, जो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ग्लूकोज की तरह बिहेव कर रहा है। अब ये के सेल्स क्या करेंगी, इस ग्लूकोज को मतलब FDG को क्या करेंगे, एब्सॉर्ब करेंगे, किसको एब्सॉर्ब कर रही है ये, FDG को। अब जो आपके पास कैंसर सेल्स होंगी, ठीक है, या एबनॉर्मल सेल्स होंगी, वो क्या करेंगी, हाईली एक्टिव सेल्स होंगी और बहुत ज्यादा मोर FDG एब्सॉर्ब करेंगी एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स, समझ आया। क्योंकि ये कैसे हैं, हाइपर एक्टिव हैं, ठीक है, इतना इनका फंक्शन की हमें जरूरत भी नहीं है, फिर भी ये एक्टिविटी परफॉर्म करे जा रही है, डिवीजन करे जा रही है, अपनी ग्रोथ करे जा रही है फालतू में, हमें नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को डिमांड नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, नॉर्मल सेल के कंपेरिजन में, ठीक है, नॉर्मल सेल है मेरे पास, ठीक है, तो नॉर्मल सेल जितना FDG कंज्यूम करेगी उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा FDG कंज्यूम कर लेंगी, ठीक है। अब ये जो आपके पास FDG है, मैं बात कर रही हूँ, तो इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया, FDG इंसर्ट करवाया था, जो आपके पास एबनॉर्मल सेल्स थे उन्हें बहुत ज्यादा FDG कंज्यूम कर लिया, क्योंकि वो किसकी तरह काम कर रहा है, ग्लूकोज की तरह काम कर रहा है। और जो सेल होते हैं उसको डिवीजन के लिए और अपनी एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती है एनर्जी, जो कहाँ से मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है, क्लियर है। अब यहाँ जो आपके पास FDG है वो रिलीज करता है पॉजिट्रॉन को, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे, कोलाइड कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो मतलब हमारी बॉडी में क्या होता है, जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, वाटर होता है, ठीक है। तो बेसिकली उनमें क्या होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पॉजिट्रॉन है, ठीक है, वो किसके साथ कोलाइड कर जाएगा, ये कोलाइड कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, कोलाइड विद द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कोलाइड होता है टकराना,
ठीक है। तो बेसिकली आपके पास कोलाइड करेगा जब इलेक्ट्रॉन के, तब तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा गामा रेज, ठीक है। तो इसने क्या प्रोड्यूस कर दिया, गामा रेज को प्रोड्यूस्ड कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही इसने क्या किया, गामा रेज को प्रोड्यूस्ड किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिटेक्टर होगा, डिटेक्टर क्या कर लेगा, रिकॉर्ड करेगा गामा रेज को, डिटेक्टर रिकॉर्ड, सिंपल ऐसे, ठीक है, गामा रेज, और क्या बना देगा, इमेज फॉर्म कर देगा, ठीक है। तो इसकी वजह से हम क्या देख सकते हैं, इमेज देख सकते हैं और सेल की एक्टिविटी देख सकते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा एक्टिविटी होगी, मोर इज द एक्टिविटी, ठीक है, उतना ज्यादा सिग्नल जनरेट होगा, मोर इज द सिग्नल, ठीक है। और जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो उतनी ही ज्यादा क्लियर होगी। समझ आई बात है? यस मैम। ठीक है। पॉजिट्रॉन समझते हो ना सब, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना सारे, क्या होता है पॉजिट्रॉन, पढ़े आप लोगों ने ये, ठीक है। पॉजिट्रॉन बेसिकली क्या होता है, इट इज एन एंटी पार्टिकल, ठीक है। आपके पास एंटी पार्टिकल होता है जिसका सेम मास होता है, एंटी पार्टिकल विद सेम मास एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपके पास जो पॉजिट्रॉन होता है वो आपके पास एंटी पार्टिकल होता है, ठीक है। ये क्या करता है, इस पे सेम मास होगा, सेम मैग्नीट्यूड होगा, जितना चार्ज किस पे है आपके पास, इलेक्ट्रॉन के पास है, तो क्या करेंगे, कोलाइड कर जाएंगे, टकराएंगे एक दूसरे से और गामा रेज को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एंटी मतलब अगेंस्ट, ठीक है, एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन के अगेंस्ट, बेसिकली क्या करेगा, कोलाइड करेगा। समझ आया? ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव, 1 नेगेटिव ना, ठीक है। तो इस पे कौन सा होगा, पॉजिट्रॉन पे प्लस, हाँ प्लस होगा, ठीक है, पॉजिटिव। ऐसे भी सिंपल भी लिख सकते हो, जैसे आप नेगेटिव रिप्रेजेंट करो तो एक नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है ना, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और ये प्लस ई को रिप्रेजेंट करता है, एल ही नहीं है, 1 नहीं है ना, प्लस ई को, ठीक है। तो इसका सेम मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, सेम आपके पास चार्ज होगा, उसको हम बोल देते हैं पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो हम बेसिकली पॉजिट्रॉन का यूज करेंगे। अब ये जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, कोलाइड कर जाएगा इलेक्ट्रॉन के साथ, क्योंकि अपोजिट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर देगा, आपके पास इमेज प्रोड्यूस कर देगा। समझ आएगी वर्किंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो आपके पास पीईटी है वो हमें क्या बता रहा है, ठीक है। अब पीईटी में अगर हमें क्या दिख रही है, हाई अपटेक दिख रही है, पीईटी अपटेक मीन्स, मैं बताती हूँ इसकी अपटेक का मतलब क्या हुआ, ठीक है। अगर पीईटी की जो अपटेक है वो हाई है, एक कंडीशन ये हो सकती है, और पीईटी की जो अपटेक है वो लो है, एक कंडीशन ये हो सकती है, ठीक है। अगर पीईटी की अपटेक हाई है तो क्या बताएगा, पीईटी में जो आपके पास अपटेक आ रही है, ठीक है, जो आपके पास बेसिकली आपने जो एफ डीजी इंसर्ट किया था उसका जो अपटेक है, सेल्स उसको मोर कंज्यूम कर रही हैं, ठीक है, ज्यादा उसको यूज कर रही है, तो क्या बताएगा, जो सेल्स हैं वो कैंसरस हैं, ट्यूमर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो जो कैंसर सेल होती है वो मोर एक्टिव होती है, तो उनको मोर ग्लूकोज और आपके की रिक्वायरमेंट होती है अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या बता देगा, ये एक्टिव सीजर्स, ठीक है। तो एक्टिव सीजर्स के बारे में नॉलेज देता है, ठीक है। थर्ड हमें एक इसके बारे में नॉलेज देता है, वाइएबल हार्ट मसल, उसके बाद अगर लो अपटेक है तो क्या बताएगा वो, कोई भी अगर आपके पास कहीं पे भी अगर डेड टिश्यू है तो वो क्या करेगा,
FDG को कंज्यूम नहीं करेगा, या करेगा तो बहुत लो लेवल पे करेगा, ठीक है। तो बता देगा कि टिश्यू डैमेज हो रहा है, ठीक है, या डेड हो चुका है। क्लियर है, ठीक है। जैसे एल्जाइमर है, ठीक है, उस डिजीज के बारे में भी ये हमें इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। एल्जाइमर डिजीज में भी हम PET का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो थर्ड है, कोई भी आपके पास नॉन फंक्शनल सेल है, ठीक है। अगर नॉन फंक्शनिंग सेल है तो हमें कहाँ से पता लग जाएगा? PET से, क्योंकि उसका जो अपटेक होगा वो क्या होगा? FDG का अपटेक होगा, वो लो होगा। अगर आप FDG का जो अपटेक है वो क्या है? जो आपके पास ट्रेसर एलिमेंट है, ठीक है। अगर ट्रेसर एलिमेंट कौन सा है आपके पास? FDG है। अगर उसका अपटेक हाई है या उसका अपटेक लो है, ठीक है। अगर इसका अपटेक हाई है तो क्या बताएगा वो? आपके पास जो सेल है वो कैंसरस हो सकती है, एक्टिव सीजर्स हो सकते हैं, और वाइबल हो सकती है, बेसिकली जैसे हर्ट मसल्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर लो है तो क्या बताएगा? जो टिश्यू है वो डेड हो गया, डैमेज हो गया और नॉन फंक्शनल हो गया, काम नहीं कर पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ यूजेस का, ठीक है। अब आपको इससे यूज पता लग गया होगा वैसे, ठीक है, बट मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यूजेस में देखो, तो बेसिकली अर्ली डिटेक्शन में हेल्प कर देगा, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर हो गया, ठीक है। तो उसमें आप किसका यूज कर सकते हो? PET का यूज कर सकते हो, ठीक है। टिश्यू की वाइटलिटी, चेक टिश्यू वाइटलिटी, उसको चेक करना हो तब हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। और थर्ड, जो आपके पास ब्रेन फंक्शनिंग के डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जैसे एल्जाइमर्स हो गया, ठीक है, उसके बारे में ये हमें बता देगा, डिसऑर्डर, ठीक है। अगर आपके ब्रेन में कोई ऐसा पार्ट है जो फंक्शन नहीं कर रहा है, या उसकी फोल्डिंग कम हो गई है, जो पहले से परफॉर्म कर रहा था अब वो नहीं कर पा रहा है, तो वहां पे हम PET का यूज करके उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली जो इसके डिसएडवांटेजेस, अगर कोई चीज फायदा दे रही है तो उसका कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे पुअर स्ट्रक्चरल डिटेल, ठीक है, जो स्ट्रक्चरल डिटेल होती है वो थोड़ा कम क्वालिटी की होती है, डिटेल। और मेन, अगर आपने इसकी क्वालिटी को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, तो हम जो PET है, ठीक है, उसको हम किसके साथ यूज कर सकते हैं? PET को हम CT के साथ यूज कर सकते हैं कंबाइंड। अगर हमने क्या करना है, जो आपके पास एनाटॉमी है उसको क्लियरली विजुअलाइज करना है, तो PET कैन बी कंबाइंडली यूज्ड विद द CT स्कैन, ठीक है। तो किसके साथ यूज किया जा सकता है इसको? CT स्कैन के साथ यूज किया जाता है। अगर मैंने आपके पास यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो PT होता है वो लो क्लैरिटी एनाटॉमी देता है, लो क्लैरिटी ऑफ एनाटॉमी, मतलब जो एनाटॉमिकल इमेज है उसके बारे में नहीं बताएगा, ये जस्ट एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है वो बता सकता है, ठीक है। तो एक्टिविटी आपके पास सेल कैसे परफॉर्म कर रही है वो ये शो करता है, बट एनाटॉमी के बारे में जो इमेज होती है वो उतनी क्लियर नहीं होती है। तो अगर हमें इमेज का क्लियर क्रॉस सेक्शन देखना हो तो हम किसके साथ कंबाइन कर देंगे? इसको CT स्कैन के साथ कंबाइन कर देंगे, तो आपके पास क्लियर इमेज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास मेन रहेगा। आई होप जितना मैंने आपको करवाया आपको क्लियर होगा। तो मैंने आपको 3 टेक्निक्स करवाई, उसमें अगर आपको कहीं पे कोई चीज समझ नहीं आई है, आपको मेन ये होना चाहिए कैसे फंक्शन कर रही है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट रुको, मैं आपको वो दिखा देती हूँ। इमेज दिखा देती हूँ। ठीक है, तो MRI में भी देखो, ये आपके पास इमेज है MRI की, ठीक है। तो ये जो मशीन होती है वो एक ऐसी मशीन होती है जैसे हमने किसमें देखी? CT स्कैन में देखी। तो बस यहाँ पे क्या होगा, ये जो मशीन है इसमें किसका यूज होगा? यहाँ पे जो यूज होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो यूज होगा वो किसका होगा? यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास पेशेंट टेबल है, ठीक है, ये आपके पास मशीन है, स्कैनिंग मशीन, ठीक है। और यहाँ पे साइड में क्या होगा? आपके पास कंप्यूटर होगा जहाँ पे इमेज आएगी। अब यहाँ पे जो यूज होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का होगा इंस्टेड ऑफ एक्सरे, ठीक है। और सिटी में किसका यूज कर रहे थे? हम एक्सरे का यूज कर रहे थे, रेडियो टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे थे, ठीक है, रेडिएशन का यूज कर रहे थे। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज करेंगे।
क्लियर है? यस मैम। ठीक है, और एक है आपके पास पीईटी। ठीक है, तो पीईटी में आपको जस्ट आपको इमेज में यही पता लग सकता है कि कैसे होता है। वो आपके पास ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास पीईटी। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास पीईटी है, पीईटी स्कैन करेगा। ठीक है, ये आपके पास पीईटी मशीन है, रोटेटिंग स्कैनर होगा। ठीक है, मॉनिटराइज्ड एग्जाम टेबल या फिर इसको आप पेशेंट टेबल भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपके पास मॉनिटर है जो आपको बताएगा। ठीक है, अब जो आपके पास जो सेल क्या करेगी, जिसकी हाइपर एक्टिविटी होगी वो भी हमें पता लग जाएगा, जिसकी हाइपो एक्टिविटी होगी वो भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो जो सेल आपके पास हाइपर एक्टिविटी होगी उसकी इमेज डार्क बनेगी वहां पे इमेज, और जहाँ पे लो नॉर्मल एक्टिविटी होगी वहां पे नॉर्मल इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है? आई होप जितना आज हमने करा उतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, हमारे पास ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, मैंने आपको कल एक चीज बोली थी कि आपको कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको लगता है कि हमने पहले वो पढ़ना है तो आप हमें मुझे बता सकते हो, तो आपने कुछ बताया नहीं। मैम प्लांट किंगडम फिर से रिवाइज करेंगे स्टार्टिंग से, बाकी और क्या बोलते हैं। और मैम एक टैक्सोनॉमी का भी था इसमें सिलेबस में, ठीक है, तो तो उसका पहले थोड़ा सा ओवरव्यू। हाँ जी मैम। ठीक है, पहले हम टैक्सोनॉमी का कर लेते हैं। प्लांट हमने फिजियो कर लिए। ठीक है, मतलब आपको मैंने बता दिया है, उसको हम रिवाइज कर लेंगे, फिर हम ऐसे सीरीज चलाएंगे स्टार्टिंग से थोड़ा, जिसमें हम मैं जस्ट आपको फटाफट से ओवरव्यू दूंगी कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये। ठीक है, आपने ये पढ़ा, आई होप यस इतना क्लियर किया। ठीक है, आपको क्लियर होगा, अगर कहीं पे डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो कभी भी। ठीक है, और ये जो आपके पास क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पास जो क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे वो सिर्फ यही बनेगा कि जैसे आपने सेल की एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है इसमें से, तो आप किसका यूज करोगे, पीईटी का फुल फॉर्म ऑफ पीईटी, और वहां पे आप जो ट्रेसर एलिमेंट है उसका यूज करते हो, उसका क्या नाम है। ठीक है, और उसकी फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। ठीक है, और वो क्या बताता है आपको पास एक्टिविटी, हाइपर एक्टिविटी के बारे में या हाइपो एक्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, वैसे आपके पास जो एमआरआई है वो आपके पास सॉफ्ट टिश्यू इमेज के लिए यूज होता है, और अगर आपने क्रॉस सेक्शन इमेज में इमेज को आइडेंटिफाई करना हो तो वहां पे हम सीटी स्कैन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में। ठीक है, ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम।